काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुरुषार्थ और परिश्रम से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिश्रम करना होगा। विनोबा भावे ने कहा था, कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। बिल्कुल, और परिश्रमी होने के लिए यानी मेहनती होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी लक्ष्य का, किसी उद्देश्य का होना और उसकी जानकारी और मंजिल का संकल्प का साथ होना। इससे क्या होगा? इससे व्यक्ति कर्मशील अपने आप हो जाता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसदीय प्रणाली को जरूरी तकनीकी बढ़ावा देने और सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र एक विधायी मंच का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री ने शिमला में चल रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की भूमिका देश की संघीय व्यवस्था का बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और असाधारण लक्ष्यों को हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकल्प सबके प्रयास से ही पूरा होगा। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों की बैठक की संख्या में कमी और विधेयकों पर व्यापक चर्चा के अभाव पर चिंता भी जाहिर की। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के लिए सभी दलों को विचार विमर्श करना चाहिए और इसके लिए कुछ निर्णायक कदम उठाने की भी जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारियों से विधायी निकायों के नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा पर भी जोर दिया।
नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को अगले साल सितंबर तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वहीं वामपंथी उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी गई है। उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में 9 राज्यों के 44 जिलों में करीब 4,500 किलोमीटर लंबी सड़क और 105 पुल बनाए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए सितंबर 2022 तक का समय विस्तार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा में आदर्श ग्राम सुई में सार्वजनिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुई गांव में बनाए गए स्कूल, पुस्तकालय समेत अनेक जन सुविधाओं का उपयोग करके गांव के होनहार बच्चे और युवा आगे चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करेंगे। देश में डिजिटल और प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है। बेंगलुरु टेक समिट के 24वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। 3 दिवसीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि इसमें होने वाली चर्चाओं से निश्चित तौर पर जरूरत के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीति और कार्यक्रम संसद में तय होते हैं, लेकिन सबसे अहम है इनसे होने वाले लाभों को जनता तक पहुंचना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संबंधित सरकारों के रुख पर नाराजगी जताई है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की गई है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण के मौजूदा स्तर का हवाला देते हुए एनसीआर में तैनात कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अगले आदेश तक स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रखने और आवश्यक सेवाओं के अलावा बाहर से आने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया। गुरु पर्व से ठीक पहले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अटारी वाघा सीमा होते हुए सिख श्रद्धालु बिना किसी वीजा के अब पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन कर सकेंगे। श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं को के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था डेरा नानक से कॉरिडोर होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। करतारपुर साहिब गलियारे के जरिए पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को तय प्रक्रियाओं और कोविड नियमों के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना से पैदा हालात के कारण इस कॉरिडोर को पिछले साल 16 मार्च को बंद कर दिया गया था। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। नारद स्ट्रिंग मामले में टीएमसी के 3 विधायकों को गिरफ्तार करते समय विधानसभा अध्यक्ष को सूचित नहीं करके और कथित रूप से उनके आसन की गरिमा कम करने के मामले में ये नोटिस दिया गया है। इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट से जुड़े मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। 14 राज्यों के 77 ठिकानों पर दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा ग्रुप और देश विदेश के 5000 लोगों के बारे में पता चला है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और करीब 100 देशों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के पहले चरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना का उद्देश्य हर महीने अपने ही गांवों में जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण की दर बढ़ने की वजह से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जम्मू जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने उसकी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। इससे पहले जून में पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने इस बिल को अपनी मंजूरी दी थी। अभी पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। भारत और फ्रांस ने आतंकवाद का मुकाबला करने में साथ काम करने का फैसला लिया है। पेरिस में हुए दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक में यह तय किया गया है कि FATF की बैठकों में भी दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे। पेरिस में हुई इस बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी डिवीजन के संयुक्त सचिव महावीर सिंह भी कर रहे थे, जबकि फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके विदेश मंत्रालय के रणनीतिक मामलों के निदेशक फिलिप बर्टॉक्स ने किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादियों को फ्री पास का आनंद मिलता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकवादियों को सबसे बड़ी संख्या में पनाह देने का अपमानजनक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सलाहकार काजल भट्ट ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की तरफ से की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए ये बातें कही। दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। 2015 में ऐसे लोगों की संख्या 1 अरब 32 करोड़ थी, जो 2020 में घटकर 1 अरब 30 करोड़ हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि साल 2025 तक तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या और कम होकर 1 अरब 27 करोड़ तक पहुंच सकती है। कई देशों में तंबाकू छोड़ने की इच्छा वाले लोगों को मदद करने की समुचित नीतियां नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 70% तंबाकू सेवनकर्ताओं को इस आदत को छोड़ने के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। सेहतमंद शरीर के लिए रोजाना योग करना चाहिए। और प्रीति, जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन एक बड़ा इशू है। ऐसे में आपको लगता है कि यदि नियमित योग किया जाए तो हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, और ये बात पोल्यूशन और साथ ही कोविड, इन दोनों ने ही हमें काफी अच्छे से समझाई है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने का जो हमारा तरीका है और साथ ही जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो मजबूत होना काफी जरूरी है। योग मांसपेशियों को पुष्ट करता है और शरीर को तंदुरुस्त भी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ योग से शरीर से फैट को भी कम किया जा सकता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमेशा जो समस्या बनी रहती है वो फैट की, और मोटापा कहीं ना कहीं महामारी भी बन रहा है दुनिया में। बिल्कुल, और ऐसा कहा जाता है कि खानपान एक बड़ा कारण है, लेकिन खानपान के साथ साथ प्रीति मुझे लगता है कि जो हमारा डेली रूटीन है उसमें हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि
टेक्नोलॉजी और मशीन ने हमको जिस तरीके से घेर कर रखा है, हमारा फिजिकल वर्कआउट उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। लेकिन जरूरी है और ये दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। तो योग के जरिए कैसे फैट को कम किया जा सकता है, आज एक खास आसन सिंहासन के बारे में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। सिंहासन प्रीति, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में कभी। मतलब सिंहासन अब तक ऐसा लगता था कि बैठने की कोई जगह होगी और एक अच्छी राजा की जो कुर्सी होती है। बिल्कुल, जो योग के जो नाम है वो कहीं ना कहीं उसी तरह से दिए भी गए हैं। जो मुद्रा है, या फिर हम देखते हैं तमाम जो जानवर हैं, पशु हैं, उनकी जो मुद्रा है, पक्षियों की जो मुद्रा है, उसके हिसाब से ही उसको नाम भी दिया जाता है। सिंहासन करने से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी ये कारगर है, थायराइड, अस्थमा और गले के रोग के लिए भी ये बेहद फायदेमंद है। तो सिंहासन आसन आपको दिखाते हैं और आप ये देखिए कि इसको करने से क्या कुछ फायदा मिलेगा। नजर डालिए। सिंहासन के अभ्यास के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने घुटनों और थाइस में यथासंभव अंतर दें। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें, उंगलियों की दिशा शरीर की ओर। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए टंग को पूरा बाहर निकालें और आईब्रो सेंटर पर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और पूर्व स्थिति में विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो वह वज्रासन की स्थिति में ना बैठें। तो सिंहासन महत्वपूर्ण, और ये बात जो आखिरी में बताया एक्सपर्ट ने कि जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो थोड़ा सा ध्यान रखें इसको करते बिल्कुल, क्योंकि इस आसन में घुटनों के बल ही बैठना है, तो बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना जिनके घुटनों में तकलीफ है वो इस आसन को ना करें। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 18 नवंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 18 नवंबर वर्ष 1727 में पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के जयपुर शहर की स्थापना हुई। जयपुर शहर को 6 गांव से मिलाकर बसाया गया। इसकी नींव कछवाहा शासक सवाई जयसिंह के द्वारा रखी गई। जयपुर के निर्माण में जयसिंह को विद्याधर नामक बंगाली से नगर को बनाने में विशेष मदद मिली। शानदार महलों वाले इस शहर को बनाते समय इसमें प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए थे, जो सूर्य के रथ के 7 घोड़ों के प्रतीक हैं। हवा महल, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल और आमेर का किला जैसे भव्य किले इसकी शोभा में 4 चांद लगाते हैं। 18 नवंबर वर्ष 1963 में दुनिया का पहला पुश बटन फोन लॉन्च किया गया। यह फोन पहली बार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लॉन्च हुआ। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी TNT द्वारा पुश बटन टेलीफोन का उपयोग करके इस नई तकनीक की शुरुआत की गई। पुश बटन फोन एक टेलीफोन है जिसमें पहले के टेलीफोन उपकरणों की तरह रोटरी डायल होने के विपरीत टेलीफोन नंबर डायल करने के लिए बटन या कुंजियां होती हैं। 18 नवंबर वर्ष 2013 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मावेन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन नामक यान को मंगल ग्रह पर भेजा। मावेन का निर्माण मंगल ग्रह के परिवेश का अध्ययन करने के लिए किया गया। इस यान का लक्ष्य था मंगल के वायुमंडल और जल का पता लगाना, जिसके बारे में खगोलविदों का मानना था कि वहां पहले कुछ हुआ करता था जो समय के साथ खो गया। मावेन को केप कैनावेरल वायु स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। और ये था आज का इतिहास, और आज के इतिहास के बाद अब समय क्या विदा लेने का हो गया प्रीति? बिल्कुल, और अब आपसे हम इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको आज के कलाकार के सुमधुर संगीत के साथ छोड़कर जाएंगे। पंडित रोनू मजूमदार हॉलीवुड, बॉलीवुड और भारतीय शास्त्रीय संगीत का हिस्सा रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनकी सुमधुर बांसुरी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे सनसेट टीवी पर। नमस्कार।
कामों से